हेलो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक। कारक क्या होता है? कारक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का जो काम करते हैं वो कहलाते हैं कारक। और कारक के भेद 8 होते हैं। इसको एक टेबल के द्वारा समझेंगे हम। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उसकी परिभाषा हो गई, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। कुछ शब्द हैं जिनका संबंध बताते हैं, वो शब्द संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। तो वो कुछ शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े होते हैं। तो आगे देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद एक साइड दिया है, कारक के भेद, और ये उसके विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि चिन्हों के द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, फर्स्ट है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और ये कर्ता के साथ आता है, कर्ता ने। जैसे कि आगे एग्जाम्पल बताएंगे इसके उदाहरण। मानव ने पुस्तक पढ़ी, इस तरीके से। तो मानव क्या हो गया उसमें? कर्ता, और ने किसके साथ आता है? कर्ता के साथ आएगा। इसमें जो भी वाक्य में कर्ता होगा उसके बाद क्या आएगा? ने आएगा। तो हम इसमें पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ेगा? इस पे कर्ता पर पड़ेगा। एक होता है दूसरा कर्म कारक। कर्म का प्रभाव पड़ता है, इसका फल पड़ेगा सीधे कर्म पर। क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो कर्म पर पड़ेगा। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को से हम पहचानेंगे कि इसमें क्या है? कर्म कारक है। फिर है करण। करण में क्या होता है? जिसके द्वारा क्रिया की जाए, यानी कि हम इसमें वाक्य में कर्ता जो भी काम कर रहा होगा, जो भी क्रिया कर रहा होगा, वो किसी न किसी चीज के द्वारा कर रहा होगा। जैसे कि किसान कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काट रहा है, या किसान कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, राहुल पेंसिल से लिख रहा है। तो काम जब हो रहा होगा वो किसी न किसी चीज के द्वारा हो रहा होगा, तो उसमें आएगा करण कारक। उसमें विभक्ति चिन्ह होगा से या के द्वारा। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाए, यानी कि जिस चीज के लिए काम किया जा रहा होता है वह होता है संप्रदान कारक। या किसी को कुछ देने के बाद, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे कि पिताजी ने राहुल को खिलौने दिए। तो जब देने का भाव जिसमें होता है उसमें होता है संप्रदान कारक। इनको हम आगे उदाहरण के जरिए पढ़ेंगे डिटेल में। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह हो गया के लिए या को। अपादान कारक, इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है। अंतर ये होगा, इसमें काम हो रहा होगा किसी न किसी चीज के द्वारा, और इसमें क्रिया में क्या पता चलेगा कि जो भी काम हो रहा होगा वो अलग होने के अर्थ में हो रहा होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ते पेड़ से अलग हो गए, अलग होने के अर्थ में काम हो रहा होगा। संबंध कारक में इसमें संबंध बताया जाएगा। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक में क्या होगा? जो क्रिया का आधार हो उसमें आएगा में, पर। इसमें में और पर विभक्ति चिन्ह होंगे। टेबल पर पुस्तक रखी है, इस तरीके से। संबोधन कारक में संबोधन किया जाएगा किसी को, हे, अरे, ओ, इस तरीके के शब्द आएंगे। ये टेबल है, इसको आपको याद करना है। इसके जरिए ही हम आगे समझ पाएंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक है, जब हमें ये टेबल याद होगी। सिंपल है इसको याद करना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन में, अरे। इस तरीके से याद करना है। एक बार और देख लेते हैं रिपीट करके। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के,
खिलाड़ी ने अधिकरण में पर संबोधन में अरे। इस तरीके से इस टेबल को लर्न करना है। इसी के द्वारा हम आगे और समझ पाएंगे डिटेल में कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये टेबल हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, सारे कारक को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। फर्स्ट है कर्ता कारक। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या बताया था हमने, ने। डेफिनेशन परिभाषा उसकी हो जाएगी, वाक्य में जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है, या फिर वाक्य में जो कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है वो कर्ता कहलाता है, जिसको सब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण है, राहुल ने पुस्तक पढ़ी। तो यह पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राहुल पर। विभक्ति चिन्ह इसमें देखो ये आ गया ने। राहुल ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक किसने पढ़ी है, राहुल ने। तो यहाँ सीधा काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। उसको हमने किससे जोड़ दिया, राहुल को, पुस्तक को ने से। राम ने रावण को मारा। तो मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। जब प्रभाव क्रिया का कर्ता पर पड़ता है और वो ने से जुड़ा होता है तब क्या कहलाता है, कर्ता कारक। और किसी किसी वाक्य में ये नहीं दिया होता है ने, लेकिन हमें उस वाक्य से पता चल जाता है कि प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे कि राम जाता है, बालक दौड़ते हैं। तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, बालक। बालक दौड़ते हैं, सिंपल भी आ जाते हैं। इसमें नहीं है, कोई सा भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पर दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहे हैं, बालक। तो सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया का बालक पर पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, कर्ता कारक होगा। राम जाता है, लड़कियां पढ़ती हैं। हमें जब पता चले कि क्रिया सीधे किस पे जा रही है, कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। जो भी क्रिया कर रहा हो कर्ता ही कर रहा है, तो वहां क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ये क्लियर हो गया, कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह ने नहीं भी आएगा तभी पता चल जाएगी कौन प्रभाव किससे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये हो गया कर्ता कारक। इसके बाद है कर्म कारक। नेक्स्ट है कर्म कारक। इसमें देखो कर्म क्या होता है, वाक्य में जब कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता काम तो कर रहा है क्रिया, लेकिन वो उसका प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, किसी दूसरी चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह पता है क्या होता है, को होता है। तो देखिए इसका उदाहरण है, मानव ने प्रतीक को खूब दौड़ाया। तो मानव ने प्रतीक को, मानव तो कुछ काम नहीं कर रहा है, काम किससे करवा रहा है, प्रतीक से। तो प्रभाव किससे पड़ रहा है, इसका सीधा प्रतीक पर पड़ रहा है। जबकि कर्ता क्या है, इसमें मानव है। क्रिया क्या हो रही है, दौड़ने की, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर। तो ये तीसरी चीज क्या हो गई, कर्म हो गई। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। तो प्रभाव जब क्रिया का कर्ता पर ना पड़ के किसी तीसरी चीज पर यानी कि कर्म पर पड़ता है, तब क्या होता है, वो कर्म कारक होता है। तो यहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रतीक पर पड़ रहा है। तो प्रतीक क्या हो गया, कर्म कारक। और कर्म के बाद क्या आ रहा है, को आ रहा है। ये ने जो आ रहा है इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रतीक को। तो को इसका विभक्ति चिन्ह हो गया कर्म कारक का। अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाता है। अध्यापक
उसको हम फिर कर्म कहेंगे। किसी दूसरी चीज पर पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह इसके को है, को से इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कभी कभी इसको को नहीं दिया होता है, जैसे घोड़ा पानी पीता है तो इस तरीके की भी आ जाते हैं, पर ज्यादातर जोड़ने का काम कौन करता है, इसमें को ही करता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद करण कारक। करण कारक थर्ड है इसका, कारक का भेद करण कारक। इसमें क्या होता है, जिस साधन से क्रिया की जा रही होती है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। यानी कि काम जब हो रहा होता है तो किसी न किसी चीज के द्वारा होता है। जैसे कि लकड़हारा कुल्हाड़े से लकड़ी काटता है, या कुल्हाड़े के द्वारा लकड़ी काटता है, कुछ भी लगा सकते हैं, के द्वारा या से। तो वहां क्या होगा, करण कारक होगा। काम किसके जरिए हो रहा है, कुल्हाड़े के जरिए, नहीं किसी न किसी वस्तु से काम होता है। माँ चाकू से फल काटती है, तो माँ किसके द्वारा फल काट रही है, चाकू के द्वारा। मोना पेन से लिखती है, मोना किससे लिख रही है, पेन से। तो जब क्रिया किसी चीज के द्वारा हो रही होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा, तो वहां होता है करण कारक। तो वहां विभक्ति चिन्ह से की जगह हम के द्वारा भी लगा सकते, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा करण कारक। सिंपल है ये, बस ये ध्यान रखना है, काम किसी न किसी चीज के द्वारा हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रदान कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। इसमें क्या होता है, क्रिया किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है, या जिस वाक्य में देने का भाव प्रकट होता है वहां क्या होता है, संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए या को। जैसे राजा प्रजा को सुख देता है, पिताजी जतिन के लिए खिलौने लाए, मामा जी अनुज के लिए साइकिल लाए। तो जिसमें देने का भाव प्रकट हो और विभक्ति चिन्ह क्या होगा, जोड़ने का काम कौन करेगा इसको, को या के लिए। मैंने अपने बड़े भाई को शर्ट दी, तो इस तरीके से को या के लिए देने का, इसमें जोड़ने का काम करेंगे, क्रिया को और कर्ता को। तो संप्रदान कारक में क्या होता है, देने का भाव प्रकट हो, कोई चीज किसी को दी जा रही होती है, तो वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह इनके सारे याद रखना अच्छे से। इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा के लिए और को। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपादान कारक। फिफ्थ है अपादान कारक। इसमें क्या होता है, वस्तु अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। हमने विभक्ति चिन्ह से करण कारक में भी पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, काम किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई चीज किसी चीज से अलग होगी। जैसे कि पहाड़ से पत्थर गिरे, तो पत्थर पहाड़ से अलग हो गए, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, छत से पानी टपक रहा है। तो इसमें क्या होगा, काम हो रहा होगा लेकिन अलग होने के अर्थ में होगा। और उसमें क्या था, इसमें अलग होने के अर्थ में किया जाएगा। विभक्ति चिन्ह होगा इसका, से जोड़ने का काम से करेगा। अंतर इसमें क्लियर है, उसमें से और के द्वारा जब कोई काम किसी वस्तु के द्वारा किया जा रहा था वहां तब से आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु किसी चीज से अलग हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, से आएगा। ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे संबंध कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, कारक जिसका संज्ञा से संबंध बताया जाता है वहां क्या होता है, संबंध कारक होता है। जो शब्द संबंध बताएंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, विभक्ति चिन्ह। तो इसका विभक्ति चिन्ह बताया था, संबंध के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, रा, री, रे। जिसका संज्ञा से किसी भी प्रकार का संबंध बताया जाता है
यह चिराग का घर है। तो संबंध बताया जा रहा है घर का चिराग से। अमित के पिताजी अफसर हैं। तो संबंध क्या बताया जा रहा है कि पिताजी और अमित दोनों में संबंध बताया जा रहा है कि वो उसके क्या है, पिताजी हैं। चीनू का भाई हो जा रहा है, तो चीनू का भाई, यह संबंध क्या है, चीनू का भाई। तो का गया, क्या आ गया। तो इस तरीके से संबंध बताया जाता है, जैसे कि रमेश की बहन की, लता की पुस्तक। तो चाहे वो संबंध वस्तु का हो या व्यक्ति का हो, जब संबंध बताया जा रहा होता है वहां होता है संबंध कारक। ये क्लियर हो गया। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह इसके का, के, रा, री, रे। नेक्स्ट है इसके बाद संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक। 7 है अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है, क्रिया जिस स्थान के ऊपर या अंदर हो रही होती है। तो हम ऊपर के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, पर। अंदर के लिए में। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, में और पर। जैसे कि बंदर पेड़ पर बैठा है, पर आ गया। समोसा प्लेट में है, पतीले में दूध रखा है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे, यानी कि कोई चीज या तो अंदर हो रही होगी या ऊपर हो रही होगी। विभक्ति चिन्ह क्या है इसमें, में और पर। ये हो गया अधिकरण कारक, सिंपल है। इसके बाद लास्ट है संबोधन कारक। लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है बुलाने को कहते हैं, एक तरीके से किसी को संबोध करना। बुलाते समय इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके शब्द होते हैं विभक्ति चिन्ह हे, अरे, इस तरीके से। तो हे प्रभु, ये तुमने क्या किया। रमेश, तुम देर से क्यों आए। इस तरह की इसमें आ सकता है। हे, अरे के अलावा नाम भी इसमें हम ले सकते हैं। संबोधन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। हे अमित, तुम अपने घर जाओ। इसका एक तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा इसमें और इसमें संबोधन किया जाएगा। तो ये हमारे कारक के 8 भेद कंप्लीट हो गए। 8 भेद थे इसमें, 8 हमने पढ़ लिए हैं डिटेल में अच्छे से। इसकी सबसे मेन चीज आपको जो याद करना है वो है इसके विभक्ति चिन्ह। जो टेबल बनाई थी वो तुमको याद करना है। उसी के जरिए हम वाक्य को पहचान सकेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्लियर हो गया आपका। अच्छे से इसको देखना है, एक बार रिवाइज करना है इसको अच्छे से। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है कारक का। थैंक यू।